आज ही हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है हमारे नए ऑफिस में। और ये पॉडकास्ट में एक ऐसे टॉपिक को लेके करना चाहता हूँ जो कि है पानी, जिसको हम सुबह शाम दोपहर हर टाइम पे यूज़ करते हैं। उसका रेगुलराइज होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और हम रिसोर्सेज पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लीनियंट है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हमें किस तरीके से संभालना है, उस पर बात करनी है। और ये जो पॉडकास्ट है हम करने वाले हैं नीर के फाउंडर मिस्टर दीपक जैन के साथ। हेलो सर, कैसे हैं आप? अपने बारे में सर पहले थोड़ा बताइए और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम जब से एजुकेशन के बाद मैंने एनवायरनमेंट पे ही काम किया है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पे और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट पे। IT7 में मैंने ग्रेजुएशन किया था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। उसके बाद से हम कंसल्टेंसी में ही हैं और रिसर्च में ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने माइन पे काम किया, वाटर रिसोर्सेज पे काम किया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पे काम किया, रिवर मैनेजमेंट पे काम किया। फिर लगभग कितने साल हो गए सर काम करते हुए? लगभग मेरे को 38 ईयर्स हो गए हैं। ओके। तो मैं एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट पे ही काम कर रहा हूँ। गुड यार। तो इसका मतलब आज हमें एक बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है सब चीज़ों को लेके इनको। तो मैं अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा सर। तो जो ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है नोएडा जैसी सिटी का या फिर गुड़गांव जैसी सिटी का, वो किस तरीके से ग्राउंड वाटर सप्लाई को अफेक्ट करता है? देखिए, आप ये क्वेश्चन ये है कि हम इंजन हमारा है नहीं, गाड़ी की लास्ट डिब्बे की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि ये चीज़, ये जो रिसोर्स असेसमेंट है, ये क्या है, क्यों करने की ज़रूरत है, कैसे इसको किया जा सकता है। ये क्वेश्चन 1997 में एक RTI में प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं मिस्टर MC मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था कि हमारी ग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। इसके बेस पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने ये बताया कि हमारे पास कोई ऐसा मीडिया मोड या कोई सिस्टम नहीं है कि हम ये असेस कर सकें ग्राउंड वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। हम ये तो असेस कर सकते हैं कि हमारा कितना है, मतलब हम इंडिविजुअली कितना रिक्वायर है हमें। नो, हमारे मदर अर्थ में कितना ग्राउंड वाटर है। अच्छा, ठीक है। लेकिन कितना रेगुलर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसका कोई असेसमेंट का मॉड्यूल नहीं है। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि ग्राउंड वाटर विड्रॉल का असेसमेंट किया जाए, कितना रिक्वायरमेंट है। जब रिक्वायरमेंट पता चलेगा तब रिसोर्स एस्टिमेशन हो गया। रिसोर्स एस्टिमेशन हमारा है, रिक्वायरमेंट है, तो उसका मैनेजमेंट तभी हो सकता है। राइट। आज हमारे पास हमारे रिसोर्सेज कितने हैं वो हमें अगर पता है, कितना उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा नहीं पता, तो हम उसका मैनेज नहीं कर सकते। इट इज करेक्ट। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के जॉइंट एक अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जिसकी ये जिम्मेदारी बनी कि आप ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन करें और उसको मैनेज करें लाइक अनदर अथॉरिटीज। ठीक है। तो एक मैकेनिज्म बनाया गया कि जो भी ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटर है, जो ग्राउंड वाटर यूज कर रहा है, इट में बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इट में बी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इट में बी माइनिंग प्रोजेक्ट। माइनिंग में एक काम ये होता है कि उनके कैप्टिव यूटिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत होती है। कुछ माइनिंग जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है उसमें डी वाटरिंग करनी पड़ती है माइनिंग करने के लिए, तो वो पानी का एक्सप्लॉयटेशन, उसका असेसमेंट। तो मल्टी जो हमारा जितना भी डेवलपमेंट जो भी चल रहा है उसमें कितना पानी कितना पानी विड्रॉ हो रहा है और उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसके लिए एक NOC का इंट्रोडक्शन किया गया। अच्छा। ये NOC बेसिकली एक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव NOC नहीं थी, ना है। ये NOC ये है कि हम अपना टेक्निकल डाटा सबमिट करें, हमारी क्या वाटर रिक्वायरमेंट है, किस पर्पज से वाटर रिक्वायरमेंट है, हम उसमें कितना रिसाइकिल कर सकते हैं, कैसे उस इंडिविजुअल यूनिट यानी कि माइक्रो लेवल असेसमेंट उसका हो जाए पानी का, फिर हम उसको मैक्रो पे कन्वर्ट करें। नंबर 1। नंबर 2, उस यूनिट पर्टिकुलर यूनिट का जो असेसमेंट हमने किया उसके ऊपर
उसको वाटर एक्सट्रैक्शन करने की जो एनओसी हमने ली, उसकी एक कंडीशन लगती है उस पर। और कंडीशन कोई ये नहीं कि आपको कोई एक्सटेम्प और कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जो कंडीशन है वो वाटर मैनेजमेंट के लिए है। जैसे आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, आपको ग्राउंड वाटर जितना विड्रॉ कर रहे हैं उसको मॉनिटर करके ऑनलाइन सर्वर पे डालना है। दैट मीन्स हमको एग्जैक्टली पता चल सके कि हम वाटर विड्रॉल कितना कर रहे हैं जी। उसमें वहाँ पीजोमीटर सिस्टम लगाना है। पीजोमीटर सिस्टम से हमें पता चलता है कि ग्राउंड वाटर लेवल में क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है। ओके। ग्राउंड वाटर क्वालिटी के लिए प्री एंड पोस्ट मानसून उसकी टेस्ट रिपोर्ट चाहिए। तो क्या नहीं, यानी कि प्री मानसून अगर कोई क्वालिटी है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वो डाइल्यूशन हो रहा है, बिकॉज इट्स ए नॉर्मल सेइंग, टेक्निकल सेइंग कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का एक ही सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन। सो वी सेज कि डाइल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। डाइल्यूशन से मतलब क्या है सर? मींस जो व्हाटएवर द क्वालिटी ग्राउंड वाटर की है, अगर फ्रेश वाटर रेन वाटर का उसमें रिचार्ज होता है तो उसको डाइल्यूट करेगा। राइट। सपोज कहीं ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा फाइन क्वालिटी का है और हमारा रिचार्ज जो उससे हो रहा है वो डेटरेटेड क्वालिटी का है, तो वो उसको पॉल्यूट करेगा। एक चीज तो ये जो वेरिएशन है प्री मानसून और पोस्ट मानसून का, तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि जो रिचार्ज हुआ हमारा वाटर, उससे उसका डाइल्यूशन हुआ या पॉल्यूशन हुआ। तो अगर डाइल्यूशन होता है तो दैट मींस ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में थोड़े से कंटेमिनेंट्स हैं या उसका सैलिनिटी उसमें है जो डाइल्यूट हो गई। तो हमारे पास जो ये पीजोमीटर डाटा और वाटर क्वालिटी डाटा के बेस पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी मॉनिटरिंग कर लेते हैं। तो ये सारी कंडीशंस उस एनओसी में इनकॉर्पोरेटेड हैं ताकि हम ग्राउंड वाटर को एक कैप्टिव यूज पे, कैप्टिव लेवल पे या इंडिविजुअल यूनिट लेवल पे इन चीजों को मॉनिटर कर सकें। सिमिलरली जब सब लोग इसमें हाथ भागीदार बन जाएंगे तो हम फिर हमारे पास एक पूरा डाटा होगा कि किस शहर में, किस इंडस्ट्रियल एरिया में, किस विसिनिटी में क्या वाटर रिक्वायरमेंट है, कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए कोई सोसाइटी है और उस सोसाइटी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर नोएडा की हम बात करें, एक 20 एकड़ की सोसाइटी है, उसमें 2000 लोग रह रहे हैं। अब उसने RWA जो है वहाँ पे उसने एक एनओसी ले ली, तो हमें पता है वो अपना डेटा टाइमली सबमिट कर रहा है और इसी तरीके से सब कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता होगा कि नोएडा की डेली वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, कितना सीवेज आ रहा है और किस तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है थ्रू रेन वाटर और या कैसे भी। तो मतलब इससे अगर ये सब कुछ होता है तो हम वाटर बेड जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं, डिस्पाइट हैविंग ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे है। देखिए दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि अगर हम 0 पॉइंट किसको लेते हैं, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को माना और हमने ये माना कि उसमें X क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं। हाँ। तो NBC नॉर्म्स के हिसाब से हमको मालूम है कि उसमें कितने वाटर रिक्वायरमेंट होगी। वो वाटर उतना एक्सट्रैक्ट कर रहा है। जो वाटर कंज्यूम हुआ, कंजम्पटिव यूज उसका अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% होता है। उसके बाद वो डिस्चार्ज हुआ, फ्रेश वाटर आया, सीवेज डिस्चार्ज हुआ। उस सीवेज ट्रीटमेंट, वो सीवेज जितना भी है वो एक ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जाएगा विद इन द विसिनिटी, विद इन द सोसाइटी। वो ट्रीट होके जो सेकेंडरी यूजेस है वो उसमें ट्रांसफर होगा। सही बात है। तो जो हमारा ग्राउंड वाटर एक्सेप्ट जो क्वांटिटी विड्रॉ करनी है वो रिड्यूस हो जाएगी। नंबर 2, हमारा डिस्चार्ज रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमने उसको सेकेंडरी यूज में ले लिया है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम उसको कंपेंसेट कर देंगे। तो लेकिन अब इसमें एक यहाँ जितने भी अर्बन एरियाज हैं और जितने भी अपार्टमेंट्स जो आपने छेड़ा है, अपार्टमेंट में एक प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी जी, जो कि अगर आप माइन्यूटली सोचेंगे तो समझ में आएगी कि अपार्टमेंट का जो एक FAR का इशू है कि हम FAR हमको मिली है और हम वर्टिकल चले गए हैं ज्यादा। बट जो नॉन अकाउंटेबल चीजें हैं, बेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 95 to 98% कवर्ड होता है ग्राउंड को। ओके।
जब वो आरसीसी का बन गया है तो जो हमारी एनबीसी नॉर्म्स 1962 है वो उसका वायलेशन है। अच्छा। क्योंकि जो उसमें ओपन एरिया क्लॉज है वो ओपन टू अर्थ है, नॉट ओपन टू स्काई। अच्छा सर, जैसे आप एक्सपर्ट है इस फील्ड में, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे नोएडा जैसी सिटी है या गुड़गांव की हम बात करें, नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, पूरे एनसीआर की हम बात करते हैं, तो इस समय कौन सी सिटी है जो मतलब अप टू द पॉइंट चलने की कोशिश कर रही है इन बेसिस पे जो आपने भी बोले हैं कि मतलब सारी चीजें ठीक रहे और पानी हमारा मेंटेन रहे जहाँ पे है? देखिए, इसमें एनसीआर की अगर हम बात करें तो नोएडा और उससे भी आगे ग्रेटर नोएडा ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट सरफेस मेंटेन ज़्यादा है। ओके। मैंने जो बात आप बीच में रह गई कि जब हमने 98% एक आरसीसी का बेसमेंट बना दिया तो हमारा नेचुरल पर्कुलेशन ब्लॉक हो गया। जी। नेचुरल पर्कुलेशन जब ब्लॉक हो गया तो जो हमारा रूफ टॉप एरिया हम कंसीडर करते हैं केवल बिल्डिंग का रूफ, जी, वेयरएज हमारा कंप्लीट एरिया ही रूफ हो चुका है। सही बात है। तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो रूफ एरिया के बेस पे कर रहे हैं, जो कि हमारी बिल्डिंग के ऊपर का रूफ एरिया है। जी, जी। तो जो बैलेंस रूफ एरिया जो बच गया है, जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रास जिस पे लगा दी गई है, ग्राउंड है, उस पे जो रन ऑफ है वो टोटल वेस्ट ऑफ जा रहा है, जो कि फ्लैश फ्लड की फॉर्म में हम रोज देखते हैं। गुड़गांव में, फरीदाबाद में, पार्टली नोएडा में भी आ रहा है अब तो कुछ कुछ सेक्टर्स में। वो एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, एक चेक पॉइंट है कि हम उसको कैसे मैनेज करें। मतलब कहने का ये है कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो रूफ के हिसाब से नहीं बल्कि पूरे एरिया के हिसाब से, पूरे एरिया के नहीं, जो कंक्रीटाइज्ड एरिया है अपार्टमेंट का, उसके हिसाब से किया जाए। जैसे अभी आपने बताया कि 95% तक बेसमेंट कवर कर देंगे तो फिर उससे जो है रिचार्ज होगा ही नहीं और फिर वो फ्लैश फ्लड की फॉर्म में आएगा। और आपको याद होगा एक बार हमारा टेक्निकल डिस्कशन चल रहा था कि जो हम जितने भी बिल्डर्स हैं वो हमारा बेसमेंट बनाते हैं पार्किंग का एरिया, पार्किंग का भी वो सेल करते हैं, पार्किंग भी बिल्कुल करते हैं। इन केस ऑफ कवरेज ऑफ 100% बेस ग्राउंड कवरेज, अगर हम पार्किंग का एक टावर बना दें तो फाइनेंशियली एंड टेक्निकली इट इज मच मच बेटर। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हम सॉफ्ट सरफेस छोड़ते हैं, अभी आप देखेंगे कि ऑर्नामेंटल ट्रीज की प्लांटेशन की जाती है इन पे। जो हमारे मेजर ट्रीज है, नीम है, नीम पर्टिकुलरली नीम, जैसे नीम है, ये फ्रूट्स के हैं, आम है, जामुन है, ये जो हमारे लुटियन जोन में पेड़ लगे हुए हैं, आप देखिए 100 साल पुराने वो चल रहे हैं जी। लेकिन आज हम यहाँ जितने भी अपार्टमेंट हैं केवल ऑर्नामेंटल ट्री लगाते हैं, उनका कोई खास यूज नहीं है, मेडिसिनल कोई यूज नहीं है। तो अगर हम सॉफ्ट सरफेस लगाएं, बचा लें उसमें से, और अपनी जो पार्किंग है उसको बेसमेंट के बदले एक डेडिकेटेड टावर में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए दोनों काम अच्छे हो सकते। और एक बात और है, जैसे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स की कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन भी की है, अगर हम 3 बेसमेंट बनाएं और हम एक 8 फ्लोर की बिल्डिंग बनाए पार्किंग के लिए, दोनों का खर्चा सेम होगा। ये हमारा डिस्कशन पहले हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिल्डर्स को या जितने भी आर्किटेक्ट है, मेरी उनसे अपील है इस बारे में कि वो इस ओर ध्यान दें कि हम ओपन टू स्काई के बदले ओपन टू अर्थ रखने की कोशिश करें। जो हमारा बेसमेंट है उसको एक टावर में कन्वर्ट कर दें और ऑर्नामेंटल प्लांट की जगह बड़े बड़े प्लांट लगाएं जो 100 साल तक रहे, जिनकी जो एज ज्यादा हो, जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज हो, और जो या फ्रूट्स मिले। एक बात और है, जैसे मान लो आज की डेट में बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाती है तो एक बहुत सारी वीडियो सरफेस होने लगती है इंटरनेट पे कि सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया, गाड़ियां खराब हो गई, उससे भी निजात मिल जाएगी, उसको खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम ही खत्म है। 2 चीजें है ना, वाटर एक्यूमुलेशन कब हो रहा है जी, पहले वो नेचुरल पर्कुलेशन की तरफ जाता है जी, फिर जब वो पर्कुलेशन सेचुरेट हो जाता है तो वो ट्रांसफर होता है कहीं जहाँ पे लोएस्ट कंटूर पे, जहाँ लोएस्ट चैनल मिले, जहाँ लोएस्ट मिले। जब यहाँ पे पहले सॉफ्ट सरफेस होंगी, उस पे रिचार्ज होगा, नेचुरल रिचार्ज होगा, उसके बाद जाएगा तो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जी, उसके बाद हमारे पास बेसमेंट नहीं है जी। अच्छा, आप तो बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं जी, आपको मालूम है कि हम ड्रेन डिजाइनिंग जो है 40% कंक्रीट या पेव्ड सरफेस के बेस पे करते हैं। यस। आज अगर हम अपार्टमेंट कल्चर को देखें तो क्या वो 40% बची है? नहीं।
ये 75 to 80% जा चुकी है, बिकॉज एक अपार्टमेंट, हाँ, उसके अगले आगे सड़क, हाँ, उसके आगे फिर अपार्टमेंट। सही बात है। इस बात में को मैं थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन है वो हमारा ग्रेटर नोएडा में है कि बीच में हमने इसमें जो बाई लेन्स दिए हैं, साइड लेन्स दिए, उसके बीच में जो सॉफ्ट सरफेसेस हैं, चैनल्स हैं, वहां पे वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो नेचुरल पर्कुलेट हो जाता है। इवन देन आने वाले समय में जब पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, रोड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो ये रोड में आएंगे, तो वाटर एक्यूमुलेशन होना वहां पे निश्चित है। मतलब अथॉरिटी आज की डेट में अभी तक जो है, अभी तक सही काम चल रहा है सब कुछ, बट इसको सीरियस लेना थोड़ा जरूरी है। सीरियस लेना जरूरी इसलिए है कि आज अभी ये जो एरिया है ये अंडर डेवलपमेंट है, डेवलप्ड नहीं है। यस। तो मॉडिफिकेशन आज पॉसिबल है, आने वाले समय में पॉसिबल नहीं होगी, और अगर होगी भी तो फिर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लेके जाएगी और उसमें सहना भी पड़ेगा लोगों को बहुत सारा। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे अभी हमने बात शुरू की थी, जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक हाउस है और मेरी डेली की रिक्वायरमेंट 3 लोग हैं हम, और हम 1000 लीटर डेली यूज करते हैं, तो क्या उसके लिए भी हमें बोरवेल, अगर हमारे पास है तो बोरवेल की परमिशन लेके और हम लोगों को ये सब करना जरूरी है? देखिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से 4 एंटिटीज को उन्होंने फ्री किया है, मतलब जिसको एग्जेम्प्ट किया है एनओसी से जी। एक इंडिविजुअल हाउसेस, नंबर 2 एग्रीकल्चर, नंबर 3 डिफेंस, नंबर 4 रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि एग्रीकल्चर क्यों? हम जैसे बहुत इंडस्ट्रीज से बात करते हैं, बहुत इंडस्ट्रीज हमारे संपर्क में आती हैं कि साहब हम तो पूरा जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसका 7 से 8% तो इंडस्ट्री यूज करती है, रेस्ट तो बाकी यूज करते हैं जी। बट उसमें ये चीज देखने की जरूरत है क्योंकि उसका एस्टिमेशन हमने किया हुआ है। अथॉरिटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने हर चीज, हर प्रोडक्ट का वाटर कॉलम पर ईयर पर क्रॉप फिक्स है। क्योंकि बहुत पहले से चलती आ रही है चीजें। उसको उससे अगर ज्यादा देंगे तो भी नुकसान है, यील्ड कम होगी, कम देंगे तो भी यील्ड कम होगी। तो हर प्रोडक्ट का वाटर कॉलम फिक्स है, तो हम उससे एस्टिमेशन कर सकते हैं यहाँ पे इतना पानी होगा। अच्छा, गांव वाले इस तरीके से करते हैं, भाई इतनी मेड़ लगाओ, उसके बाद पानी आएगा तो बह जाएगा। तो वो बाय वे ऑफ देयर प्रैक्टिसेस वो उसको मेंटेन करते हैं कि हम उसको ज्यादा पानी ना दें। अच्छा, बट उनका फिक्स है कि हमें, तो अब इंडस्ट्री या अपार्टमेंट वाइज आते हैं कि जहां एनओसी की जरूरत है। अभी आप अगर कहीं भी किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में देखें तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि एक इंडस्ट्री वाटर इंटेंसिव है, दूसरी नॉन वाटर इंटेंसिव है, तीसरी कुछ और बना रही सॉफ्टवेयर की कंपनी है। तो हर इक्वल लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज में डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज होता है। उसको मैनेज करने के लिए या उसका डिक्लेरेशन लेने के लिए एनओसी का प्रोविजन है। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या जो मैंने बोरवेल कराया है इंडिविजुअली, मैं उसको रजिस्टर कर सकता हूँ? देखिए, ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। अच्छा, मतलब इंडिविजुअल अगर आप करा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए तो प्रोविजन है कि एग्रीकल्चर ट्यूबवेल जो है उसका रजिस्ट्रेशन होना है। सेकंड क्वेश्चन एक हो रहा था। हाँ। जो जैसे नोएडा में फार्म हाउसेस बने हुए हैं, ये अपने जो इनके बोरवेल्स होते हैं उसको रजिस्टर करा सकते हैं? सेकंड उसका होना है। उसका सेकंड ये है कि उससे ग्राउंड वाटर क्या रिचार्ज सही हो सकता है, जो क्या अफेक्ट करता है, मतलब फार्म हाउस क्या? फार्म हाउस में जो है, फार्म हाउस का मतलब ये है कि एक स्मॉल एरिया जिसमें उसने अपना, किसी ने रुकने का, रहने का कुछ किया होगा, उसके भी नॉर्म्स हैं, 2 से 3%, 5%। जितना भी सॉफ्ट सरफेस है वो तो नेचुरल रिचार्ज कर ही रही है। जी जी। फार्म हाउस में वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है जी? केवल उसमें फार्म हाउस में रिक्वायरमेंट है केवल इरिगेशन की। यस। वो भी नेचुरल पर्कुलेशन हो रहा है। यस, 100%। तो जो वाटर उससे विड्रॉ हो रहा है वो तो नेचुरली रिचार्ज हो ही रहा है जी। नंबर 2, बारिश जो आ रही है वो नेचुरल रिचार्ज हो रही है। राइट। वहाँ पे फार्म हाउस में जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है वो केवल ह्यूमन कंजम्पशन की है कुछ। यस, हाँ, सही कह रहे हैं। तो वहाँ पे अगर कोई कहता है कि हाँ ये पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, वहाँ से एक्सप्लॉइट हो रहा है, तो वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो उसकी समझदारी की बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभी क्या हो गया है, बहुत सारे लोग जो फैशन देखते हैं कि आज किस चीज का बात करने का फैशन है। आज पानी का फैशन है बात करने का, तो
समझ हो या ना हो बात करते हैं। बात करते हैं, सही बात है, बहुत सारे एक्सपर्ट आ जाते हैं। अच्छा, एक सीजनल एक्सपर्ट कहते हैं। सीजनल एक्सपर्ट। एक चीज़ और है, मतलब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर, यमुना रिवर, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद से होके निकलती है। एनसीआर का मतलब ये एक मतलब मेन मतलब चैनल है, मेन चैनल है जहाँ से नेचुरल वाटर बहता है। ठीक है जी। एक तो मतलब हम इसको किस तरीके से और अच्छे से रेगुलराइज कर सकते हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए उसमें, आप मतलब जितना आप बोलना चाहे उतने बोल सकते हैं। सेकंड चीज़ एक और है, चलो वो बाद में पूछोगे, पहले आप इसका बताओ सर। देखिए, गवर्नमेंट इस पे बहुत काम कर रही है, इसलिए उसमें कुछ मेजर कमेंट देना कोई अच्छी बात नहीं है। बट एज ए लेमैन, जो हम जितना थोड़ा हम लोग जानते हैं उसको बताते हैं कि दिल्ली की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके रेस्पेक्ट में हमारे जो अवेलेबल एसटीपीज हैं वो अभी अंडर कैपेसिटी है। ओके। जिसकी वजह से दिल्ली का अनट्रीटेड सीवेज यमुना में आ रहा है जी। सिमिलरली कुछ पार्ट ऑफ यूपी, सही बात है, वो भी आ रहा है। यूपी में भी जो बागपत की तरफ का जो पार्ट है, ये साइड गाजियाबाद लोनी की साइड का जो पार्ट है, उसे जब हम इधर आ जाते हैं, इधर शादरा ट्रेन से भी काफी डिस्चार्ज आता है अनट्रीटेड सीवेज। लेकिन और अगर हम अपस्ट्रीम में जाते हैं हरियाणा की तरफ, तो वहां पे कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिनका एफल्यूएंट इसमें आता है, डायरेक्ट आता है। ये एक पॉलिटिकल इशू भी बनता है, लेकिन हम उसमें इंटरवेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल चीजें दिख रही हैं जी, क्योंकि दिल्ली में यमुना का हाल सबको पता है, सबको पता है। ये कोई मैं कहूँ या आप कहें उससे नहीं होता, लेकिन एक्चुअल पोजीशन उसकी जो है वो सबके सामने है। जहाँ मैं रह रहा हूँ नोएडा, लेकिन वहाँ का क्या हाल है सर, लेकिन किसी भी रिवर का, मैं केवल यमुना पे कन्फाइन नहीं करूंगा अपनी बात, किसी भी रिवर का अगर कोई उसमें कॉन्फ्लुएंस है किसी स्ट्रीम का, किसी ट्रिब्यूटरी का, तो उसको अप स्ट्रीम में ही ट्रीट करना, उस स्ट्रीम को, नदी को मेंटेन करने का एकमात्र तरीका है। बिल्कुल सही बात है। अब कहाँ कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसने किया, ये मैटर ऑफ इंस्पेक्शन है। नहीं, अब हमारे व्यूअर्स को ये नहीं पता अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब ये ऊपर से आने वाला है। मतलब अगर जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे गंगोत्री से गंगा निकली, और हरिद्वार में बात करेंगे, तो हरिद्वार के लिए अपस्ट्रीम गंगोत्री है जी, और डाउन स्ट्रीम हमारा मुजफ्फरनगर ये हापुड़ हो गया। अच्छा। नीचे की तरफ जब चल रही है तो डाउन स्ट्रीम, ऊपर की तरफ है तो अपस्ट्रीम। तो जब कोई रिवर में आके कोई नाला या कोई छोटी कैनाल उसमें मिल रही है, तो वो उसके अपस्ट्रीम हो गई, क्योंकि उसमें आके मिल रही है। उसको अगर जब वहीं पे ट्रीट कर देंगे तो वही एक उसका रेस्क्यू है। ओके, तो उससे मतलब जो है ना, क्वालिटी ऑफ वाटर मेंटेन रहेगी। सही बात है। दूसरी ओर रिवर अगर तेजी से चल रही है तो उसका ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है, होता है। सही बात है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, उसको एक चर्निंग भी मिल रही है, उसका एरेशन भी हो रहा है जी। ईटीपी में भी हम एरेशन ही करते हैं। लेकिन अगर कहीं रिवर रुकी हुई है या उसकी चाल कम है, स्पीड कम है, और उसमें कॉन्फिडेंस है इस तरीके के मटेरियल का, जैसे दिल्ली में पर्टिकुलरली, तो इसी वजह से ये यमुना गंदी है। अच्छा, ईटीपी और एसटीपी हम एक साथ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? देखिए, नाम ही अपने आप में बताता है जी। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज इज यूनिवर्सल, जो डोमेस्टिक ह्यूमन वेस्ट है जी। वो उसमें केवल दो कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल मेजरली होते हैं, सीओडी बीओडी, वो नॉन वेज और वेज के लिए होते हैं, जिसमें कि हम नॉर्मली जो डिजाइन किया जाता है वो स्ट्रिंजेंट कंडीशन पे किया जाता है। अगर आप यूरोप की बात करें, यूरोप में एक सिंपल सेइंग कहते हैं, वन स्टमक वाटर, मींस एक बार गया पानी एसटीपी में गया, फर्दर ट्रीट हुआ, वापस सप्लाई आ गया। ये वहां पे ये भी चलता है। ओके। वहां पे
हिंदुस्तान की तरह इमोशनल चीज नहीं है कि हाँ पानी गया, ट्रीटमेंट हो गया तो हम उसको टच भी नहीं कर सकते। जी, वो वहाँ पे कॉमन है जी। तो एसटीपी ट्रीटेड वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं। ओके। लेकिन जहाँ एफ्लुएंट की बात करते हैं, एफ्लुएंट होता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक एफ्लुएंट की क्वालिटी क्या है जी, उस क्वालिटी बेस पे उसका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम किया जाएगा, डिजाइन होता है, डिजाइन होगा। ओके। और वो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं, केमिकल यूज हुआ है, केमिकल हैं हाँ। ट्रीटमेंट के बाद, हाँ, वो उसका क्या है हैजार्ड होगा वो उस बात पर डिपेंड करता है। इसलिए ट्रीटमेंट ईटीपी, हर ईटीपी अलग हो सकता है। ठीक है। एक बात और है, जैसे मान लो मैं ना कई गुड़गांव के आसपास के कई सारे एरियाज है जहाँ पे जब हम पानी पीते हैं वो खारा लगता है, सॉल्टी वाटर होता है। क्यों होता है सर ये? वो देखिए ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की वजह से। अच्छा, क्योंकि समुद्री पानी सॉल्टी होता है। नहीं वो बात ठीक है, कहीं ये बहुत जगह हिंदुस्तान में है, जैसे गंगा यमुना और हिंडन के बीच में भी सैलिनिटी है। अच्छा। ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, इसमें इसका जियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, बट बहुत जगह इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस भी है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, तो इस समय जब हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की हम बात करते हैं, इस समय हम कहाँ हैं स्टैंडर्ड्स पे? देखिए स्टैंडर्ड्स इस समय तो सबसे अच्छा चल रहा है ग्रेटर नोएडा का। ओके। उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके दो रीजन है फाइनली उसके दो रीजन है जी। एक तो नेचर ने हमको सपोर्ट किया हुआ है जी, क्योंकि हम ग्रेटर नोएडा पोर्शन हिंडन से टुवर्ड्स ईस्ट है जी। तो उसमें सैलिनिटी कम है, नहीं है, और उधर गंगा का इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस भी है। हाँ। गंगा प्लेन एरिया में है। दूसरा यहाँ पे अभी डेवलपमेंट कम है जी। जितना जिस एरिया के रेस्पेक्ट में या कंपैरिजन में आप देख रहे हो उसमें से कम है। तो हमारा नेचुरल पर्कुलेशन, रिवर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेटर है, तो इसलिए उसकी क्वालिटी, और ग्रीन एरियाज भी काफी छोड़े गए हैं। और अभी एक आईआईटी दिल्ली ने एक स्टडी कराई है एसटीपीज के ऊपर, एनसीआर के सभी, जिसमें दिल्ली के भी हैं कुछ, फरीदाबाद हरियाणा के भी हैं और नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के हैं। और उसमें सबसे अच्छा रिजल्ट यह है कि सबसे बड़ा एसटीपी ग्रेटर नोएडा का है 137 mld का, और वही सबसे अच्छा काम कर रहा है। अरे वाह तो मतलब हम अभी नोएडा पे सही चल रहे हैं, सब नोएडा पे सही चल रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है, बात कर रहे हैं हम पूरे, हम कन्फाइंड केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर पे ना करें। नहीं है, सही बात क्योंकि है। जो हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की या एनवायरमेंट मैनेजमेंट पॉलिसी की, वो पैन इंडिया एप्लीकेबल है। अगर हम कन्फाइंड करेंगे तो हम देश के लिए एक अनजस्टिस तो करेंगे नहीं, ये तो सही बात है तो आज हम अपनी बात सर खत्म करेंगे, आपको भी जाना है, आप सर की कमिटमेंट है। तो अगर आपके क्वेश्चन है, ये वीडियो आने वाली है, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, या किसी भी फैक्ट्री की एनओसी से रिलेटेड, किसी तरह के भी अगर कोई आपको स्टार्टअप करना है जिसमें पानी की ज़रूरत है, तो उसमें किस तरीके से पानी की परमिशन लेनी है, कैसे करना है, किस तरीके से इंडस्ट्री लगानी है, क्या क्या होता है, तो आप अपने कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर दे रहा हूँ। और एक्सपर्ट्स आपके लिए अवेलेबल है हमेशा, और हम इंडिया के लिए अवेलेबल है, हम अपने लिए अवेलेबल है, अपनी देश की जनता के लिए अवेलेबल है, सर जनता के लिए अवेलेबल है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।